नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 25 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले आज हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। दिखने में बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे मायने रखने वाला ये कोट है कि बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने अंदर भरोसा रखना है। क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको भरोसा होता है कि मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन क्या होता है कि दुनिया में क्या है, बहुत सारे टांग अड़ाने वाले बहुत लोग होते ही हैं। आपको क्या डिमोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं यार ये काम नहीं होगा तुझसे, ऐसे बहुत सारे लोग फेल हो गए, तू क्या कर लेगा, तू कौन सी तीर मार लेगा। ये लोगों की आदत होती है और क्या लोग आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे। आपको उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने जिस काम के लिए शुरुआत की है, आप उस काम पे अच्छी तरह डेडिकेट होके दृढ़ निश्चय करके आप उस काम को करिए। क्या होता है कि जब हम दौड़ना शुरू करते हैं ना, तो 200 मीटर दौड़ने में 300 मीटर दौड़ने में हमारे क्या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उस दर्द को सहन नहीं कर पाते और रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप उस दर्द को सहन करोगे और 50 मीटर या 100 मीटर और दौड़ लोगे तो वो दर्द आपका एकदम खत्म हो जाएगा। फिर आप चाहे कितना भी दौड़ो वो दर्द नहीं होगा। तो आपको बस वो बीच में जो दर्द आता है उसी को सहन करना है। अपने आप में भरोसा रखना है कि आप वो चीज क्रॉस कर सकते हो, आप उस अपने गोल को पा सकते हो। तो वो दर्द वही है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको अपने अंदर भरोसा रखना है, आपको अपने कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैंने शुरुआत ही की है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप होती है कि आप शुरुआत करना। जब आपने शुरुआत ही कर दी है तो फिर किस चीज का डर है। आप अपने डेडिकेशन के साथ बढ़िए और अपने गोल को पाइए। तो अपने अंदर उस भरोसे को रखिए हमेशा जिंदा, जिस भरोसे से आपने उस काम को स्टार्ट किया है। लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। आप लोगों को गलत सिद्ध करके आप लोगों को दिखा दोगे कि तुमने ये कहा था लेकिन मैंने ये करके दिखाया है। ठीक है, तो आज के हम न्यूज देखते हैं। आज डे है 25 जून, जो कि सी फेयरर्स, जो समुद्र में सामान ले जाने वाले होते हैं ना, उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2020 का कैंपेन क्या है, सी फेयरर आर की वर्कर्स, कि इनको की वर्कर्स के रूप में हमें मानना है। क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान उन्होंने एसेंशियल रोल क्या प्ले किया है कि उन्होंने वाइटल गुड्स जो हो गई, सच एज फूड हो गया, मेडिसिन हो गया एंड मेडिसिन सप्लाईज को ना सप्लाई करते रहे हैं। उन्होंने अपने काम किया है। वो क्या करते हैं, उनको हमें ट्रिब्यूट पे करना चाहिए। क्योंकि मेनी सीफेरर हैव अवे फ्रॉम मंथ्स, उनको क्या 6-6 महीने लग जाते हैं, 7-7 महीने लग जाते हैं अपने घर से दूर होने के। तो उन्हीं की वजह से आज पूरा देश का ग्लोबल मार्केट चल रहा है। क्योंकि सबसे सस्ता एंड सबसे ज्यादा जो एसेंशियल सप्लाईज का जो फेरी होता है वो केवल समुद्र के रास्ते से होता है। तो इसमें इनका बहुत ही बड़ा एंड योगदान है। तो हमें इनको प्रति ट्रिब्यूट करना चाहिए। तो इसी के दिन में 25 जून को सी फेरर के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो आप ये याद रख लेना। इसका आज का थीम है सी फेरर आर की वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, ओलंपिक डे ऑब्जर्व किया गया था 23 जून को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि हर 4 साल में ओलंपिक होता है लेकिन इस साल टाल दिया गया है। फिर भी आप याद रखना, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, 23 जून को। टू सेलिब्रेट हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए ये डे किस लिए मनाया जाता है, को मेमोरेट किया जाता है कि फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में फाउंड की गई थी। तो एक छोटी सी न्यूज आपको बता दिया जाएगा कब फाउंड की गई, कहां फाउंड की गई और कौन से दिन को ये हुआ, 23 जून को। ठीक है, आज एक अनदर इंपॉर्टेंट डे है कि पीएम इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या क्या प्रोक्लेम किया था, स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को आज नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इसमें बहुत आर्टिकल 352 के इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते उन्होंने क्या हुआ था कि इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन फिर 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या किया, आर्म्ड रिबेलियन किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत याद रखने के लिए काम में जरूरी है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, इसको हटा के कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्म्ड रिबेलियन किया गया, ये कब हटाया गया, 1978 में किया गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें याद रखना। इमरजेंसी कब लगी, 25 जून 1975 में लगी थी, कि जो जेपी आंदोलन हुआ था ना, उस टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी ने क्या किया,
सिर्फ प्रेसिडेंट को लेके इमरजेंसी लगे। बाद में ये भी हुआ कि अकेले प्रेसिडेंट और पीएम अकेली ही नेशनल इमरजेंसी नहीं है, उसमें पूरा कैबिनेट जब प्रेसिडेंट को कहेगा कि इमरजेंसी लगानी है तभी इमरजेंसी लगेगी। ये नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर मिल गए और प्रेसिडेंट मिल गए और नेशनल इमरजेंसी क्या प्रोक्लेम कर दी। तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के थ्रू। और अभी क्या है 25 जून है, आगे अभी क्या है कि यूपीएससी के जो पेपर भी हैं अभी अक्टूबर में होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी कब से कब तक लगी? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगी थी, ठीक है। तो और 78 में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर देख लेना कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को किस रूप में चेंज किया गया, आर्म्ड रिबेलियन में किया गया, ठीक है। और 352 याद रखना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4.5% इंडियन इकोनॉमी। ये कॉन्ट्रैक्शन है 4.5% इंडियन इकोनॉमी में ड्यू टू लॉन्गर पीरियड ऑफ लॉकडाउन। ये हमारा लॉकडाउन 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था और जून तक, लगभग पूरा मई तक, मार्च से होकर पूरी मई तक क्या हुआ था, लॉकडाउन रहा। और अभी भी पूरा तरह लॉकडाउन खुला नहीं है, अनलॉक फेज खुल रहा है धीरे धीरे। इट वाज लोवेस्ट सिंस 1961। अब क्या 1961 की क्यों? क्योंकि इससे पहले आईएमएफ के पास कोई डाटा नहीं है। अब क्या है, ये बहुत ही हिस्टोरिक लो है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अब ये जीडीपी का ग्राफ दिखाया कि जो नीचे जाता जा रहा है और एक्सपेक्टेड होगा बाउंस बैक इन 2021 लगभग 6% ग्रोथ रेट के साथ ही होगा, जो भी बहुत ज्यादा नहीं है। हमें अभी ग्रोथ रेट चाहिए 8 to 9% ग्रोथ रेट चाहिए। तब हम क्या, अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है चारों तरफ से, चाइना की तरफ से टेंशन चल रही है, बीच बीच में नेपाल भी। हमारा जीडीपी हाई रहेगा, अगर हमारी इकोनॉमी क्या है ऊपर ऊपर उछलती रहेगी ना, तो क्या है बाहर के लोग भी कम बोलेंगे। तो अभी और सबसे बुरी नजर क्या है, बुरी बात क्या है कि इंडिया की जीडीपी भी 4.5% दिखाएगी, जबकि प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ रेट है 4.9। अब इसमें तो कितने देश हैं जो लोअर क्या बिलो पॉवर्टी भी हैं और उनको सबको मिला के भी 4.9% है, जबकि इंडिया का 4.5% है। क्या हमें क्या ग्लोबल से तो ऊपर होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम आज क्या 4th इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो हमें कम से कम ग्लोबल ग्रोथ रेट से तो हमारी इकोनॉमी ऊपर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी टू संसद टीवी। जो लोकसभा टीवी है एंड राज्यसभा टीवी है उसको मर्ज कर दिया जाएगा और अभी संसद टीवी एक ही टीवी कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मेन पावर है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है और जो पूरे दिन अलग अलग न्यूज पूरे दिन तो क्या चलता नहीं है आपका क्या लोकसभा राज्यसभा, तो उसको मर्ज करके संसद टीवी एक ही टीवी बना दिया जाए, जिससे मेन पावर का अच्छी तरह से यूज किया जाएगा। अब लोकसभा टीवी कब लॉन्च हुआ था? 2006 में हुआ था और राज्यसभा टीवी कब लॉन्च हुआ था? 2011 में। तो ये प्रश्न नहीं पूछा सकता, ये पूछा सकता है कमेटी किसके द्वारा हेडेड की गई थी? तो फॉर्मर प्रसार भारती चेयरमैन सूर्य प्रकाश जी द्वारा ये कमेटी हेडेड की गई थी, जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में कन्वर्ट करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड टू प्राइवेट कंपनीज। अब क्या है कि प्राइवेट कंपनीज को भी हम अपना क्या लेवल फील्ड प्लान के लिए जगह देंगे कि वो भी स्पेस प्रोग्राम में अपना सहयोग दे सकें, स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना काम कर सकें। अब क्या है, इट विल आल्सो हैंड होल्ड प्रमोट एंड गाइड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज। अब गवर्नमेंट को क्या कुछ भी को प्राइवेट है, जैसे इसमें अगर स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें प्राइवेट कुछ है जो डेवलपमेंट जरूरी है, खोज जरूरी है, तभी हमारे देश में बढ़ता है। जैसे आपने देखा है कि अमेरिका में क्या है स्पेस एक्स, एलोन मस्क की स्पेस एक्स आज बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ऊपर जा रही है। तो इसी तरह हमें भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हाथ क्या पकड़ने का सहारा देना चाहिए इसमें, ताकि वो भी इसमें ग्रोथ कर सके। तो अभी क्या नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर अप्रूव किया गया है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को भी सहायता दी जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे देश में स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो आत्मनिर्भरता इसरो की वो थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि इसरो फिर क्या करेगा, अपने अच्छी तरीके से दूसरे कामों में भी क्या अच्छे से लेवल फील्ड प्लेइंग काम कर पाएगा। क्या इसरो क्या अभी को इसरो के बहुत सारे काम हो गए, वो अकेला उस काम में उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया। जब अभी भी क्या है कि प्राइवेट कंपनियां इसरो को बहुत सारा साथ देती हैं, लेकिन जब वो बराबर में आके आप कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे ना, तो कुछ चीजें क्या अलग ही होती है। तो ये इसरो को एक सहायता प्रदान करेंगी जब बराबर में आएंगी और अलग अलग प्राइवेट कंपनी अच्छे से इसमें डेवलपमेंट कर पाएंगी।
नेक्स्ट न्यूज है इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल टी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर टी बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा। एनईपीआर के ये याद रख लेना, छोटे से क्वेश्चन याद रखें। क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई गई है एंड एक कॉम्बिनेशन ऑफ है इसका अश्वगंधा, गिलोय, ग्रीन टी, मुलेठी एंड तुलसी। इनका ये जो कि बहुत ही अच्छा है कि आयुर्वेद से हम कोविड-19 जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अब ये क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च? ये ग्रुप है 7 इंस्टीट्यूट्स का जो नेशनल इंपोर्टेंस का है एंड ऑपरेट्स अंडर सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप ये याद रखना कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंडर काम करता है। ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो NIPER किसके अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा। और चाय वाले में तो नहीं पूछेगा क्या क्या मिलाया गया, फिर भी आप याद रख लेना अश्वगंधा, गिलोय, ग्रीन टी, ये क्या हमारी आयुर्वेद को फिर रिवाइव करता है। नेक्स्ट न्यूज है वायु, द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इन लॉस एंजल्स इन यूनाइटेड स्टेट। तो क्या है? वायु जो फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी होगी वो लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट में लॉन्च की गई है, जो कि नेम किया गया आफ्टर स्वामी विवेकानंद, कार्ल विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो वायु की फुल फॉर्म होगी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का आइडिया क्या था? मिस्टर नागेंद्र, एक फॉर्मर साइंटिस्ट है नासा में जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको कहा कि एक योगा की होनी चाहिए, योगा को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना चाहते थे, तो उन्हें उस यूनिवर्सिटी का आइडिया दिया, तो कि आज उनका आइडिया सफल रहा और उन्होंने वायु किया फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च करा दी लॉस एंजल्स में। आप ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये योगा के नाम पे है, तो आप सोचोगे कहीं इंडिया में हुई होगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये अमेरिका में लॉस एंजल्स में लॉन्च की गई है, मतलब एस्टैब्लिश की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इंडिया में ना होके अमेरिका में है। एंड किसके नाम के पीछे हुआ है? स्वामी विवेकानंद के नाम के ऊपर रखा गया है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान ने क्या किया है? इनहिबिटेड जो जहां कोई आदमी नहीं रहता उन आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया। ये क्या है? इग्नाइट कर दिया फ्रिक्शन विद चाइना। अब चाइना क्या है? उन आइलैंड्स को अपना मानता है, जापान उनको अपना मानता है। अब जापान ने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है कि चाइना ने क्या है? नेशनल सिक्योरिटी लॉ किया है हांगकांग पे कंट्री, तो उस पे क्या है? चाइना एक कम्युनिस्ट देश है तथा जापान एक डेमोक्रेटिक नेशन है। अभी क्या हुआ कि डेमोक्रेसीज, लास्ट डेमोक्रेसीज का क्या है? ग्रुप बना है। आप याद करना थोड़ा सा पीछे जाके, तो उसमें क्या है कि किस तरह ताइवान को क्या है एक डेमोक्रेसी स्थापित की जाए तथा उस पे चाइना का जो जोर शोर है उसको कम किया जाए ताइवान पे, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो ताइवान पे इम्पोज नहीं होने दिया जाए। जैसे जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, तो इस पे क्रिटिसाइज किया था जापान ने, और उन्हें इसी के चलते जैसे अभी चाइना बता रहा ना कि जो इंडिया ने 370 हटाया है वो क्या है? नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट करता है चाइना की। उसी तरह उसने क्या है? जापान ने क्रिटिसाइज किया कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो हांगकांग के वो भी एक क्रिटिसिज्म का पार्ट बना है जापान की, कि भाई यहाँ पे जो बड़ा है तो कल मेरे आइलैंड्स पे भी ये कब्जा कर लेगा। तो क्या आइलैंड्स कॉल्ड बाय नेम DIU, जो कि जो आइलैंड्स हैं वो DIU नाम से जानते हैं चाइना में, और सेंकाकू इन जापान में जाना जाता है। तो सेंकाकू क्या है? वहां के लोकल लोग नाम जानते हैं, तथा जापान की भाषा में उसको तोनोशिरो बोलते हैं। ठीक है, तो अभी उसको क्या है? जापान ने नाम को चेंज किया तोनोशिरो सेंकाकू, तोनोशिरो से। वहां के लोकल लोग इसको क्या बोलते थे? सेंकाकू, और जापानी में क्या इसको तोनोशिरो बोला जाता है। तो तोनोशिरो अभी क्या कन्वर्ट कर दिया गया? तोनोशिरो सेंकाकू। अभी क्या है? अभी कोई भी मूव होता है ना, तो डायरेक्ट इश्यू दिखा के नहीं किया जाता है, उसको क्या कहीं ना कहीं घुमा के इश्यू को बनाया जाता है। अब उसने जापान क्या बोला? वो स्टेप क्यों लिया गया? कि अवॉइड मिस्टेक इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन की मिस्टेक को कम करने के लिए क्या है? अनोदर लोकेशन इन इशिगा की सिटी, जो इशिगा की सिटी है उसको भी तोनोशिरो के नाम से जानते हैं, तो इस को हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में सही से काम हो, इसलिए इसको तोनोशिरो सेंकाकू बदल दिया गया, क्योंकि तोनोशिरो ऑलरेडी हम इशिगा की सिटी को जानते हैं। अब क्या ताइवान ने भी इसको क्या इस पे
क्लेम करती है, इसको तोनोशिरो पे क्लेम करती है, और उसने भी प्रोटेस्ट किया जापान पे। तो अभी क्या है, ये तीन तीन ध्रुव बन गए, ये हो गया ताइवान, ये होगा चाइना, ये जापान। अब आप दूसरी नजर से देखिए, अब चीन क्या बोलता है कि ये ताइवान हमारा हिस्सा है, ठीक है, एंड ताइवान क्या बोल रहा है, ये जो आइलैंड्स हैं ये हमारे हैं, और चाइना क्या बोल रहा है, ये आइलैंड्स हमारा है। तो तीन ध्रुव तो यही बन गए कि अगर ये ताइवान बोल रहा है कि आइलैंड्स हमारे हैं और हम ऑटोनोमस एक नेशन है, तो ये आइलैंड हमारे हैं। चीन दो हिसाब से बोलते हैं कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। तो एक तो यहाँ पे ही युद्ध छिड़ा पड़ा है कि कौन सा ऑटोनोमस है, क्या चाइना के अंदर ताइवान है या ताइवान के अंदर ये कौन से हैं। एक तो यही आपस में ही ये उलझ गए। दूसरा बोल रहा है, जापान बोल रहा है ये हमारे हैं, शुरू से ही हमारे हैं। अब चाइना तो बोल देता है कि भाई ये हमारा पुरानी किंगडम के ये हिस्से हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए अगर पुरानी बातों में लेके चलेंगे हम, तो हमारे भी पुराणों में क्या है, मानसरोवर है, जो कैलाश मानसरोवर, वो हमारा ही हिस्सा है, क्योंकि वहां पे हमारे भगवान शिव रहते थे। तो ये जो पुराना क्लेम करना, तो पता नहीं अभी क्या चलता है। तो ये भी आपको मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ कि कौन सी जगह है। अब ये हो गया जापान, और ये है सेंकाकू आइलैंड्स, और यहाँ पे ताइवान है। तो इसका अभी क्या है, जापान ने नाम चेंज कर दिया गया तोनोशिरो। अभी चीन बोल रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, उसने तो क्या है पूरे साउथ चाइना सी पे अपना दबदबा बना रखा ना कि सब कुछ मेरा है, और ताइवान पे यहाँ पे उसने अपना क्या दबदबा बना रखा है। थोड़ा सा हम क्या मैप में चल के चलते हैं। अब ये इसागी आइलैंड है, इसको भी क्या है, ये तोनोशिरो के नाम से जानते हैं कि ये हमारा आइलैंड है। तो इस आइलैंड और ये जो आइलैंड है छोटे छोटे बताया ना, ये जो आइलैंड है इनका अभी जापान ने नाम चेंज किया है, ठीक है। ये देखिए सेंकाकू आइलैंड्स, और इसको दो तीन नाम से दिखाया गया है आपको मैप में। और ये हो गया ताइवान, ठीक है। तो चाइना बोलता है कि ये जो आइलैंड्स हैं मेरे हैं, चाइना जापान बोलता है ये आइलैंड्स मेरे, तथा ताइवान बोलता है ये आइलैंड मेरे। तो एक तो यही त्रिकोण बन जाता है आपस में जो उलझन का, और दूसरा कोण एक जापान ने बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के नजर से, क्योंकि चाइना ने इंडिया की तरफ छेड़खानी शुरू कर दी है, उधर उधर इसने जापान ने ध्यान भटकाने के लिए अपना यहाँ पे चेंज कर दिया। अब क्या है, एक इधर लड़ाई छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ इधर खींचातान हो गई, तो बीच में ज्यादा स्ट्रेस किस पे पड़ेगा, इस जो यहाँ पे रह रहा है ना उस पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। तो अब चाइना को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे वो जापान के साथ ज्यादा कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जापान के साथ अमेरिका का पैक्ट है कि अगर जापान पे कोई भी हमला करेगा तो वो अमेरिका पे हमला करेगा। और अमेरिका वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प जी के वोट हैं अभी, तो जापान ऑलरेडी उसने यहाँ पे अपने वार्षिक भेज रखे हैं, जब से अमेरिका और भारत के बीच में, सॉरी चाइना और भारत के बीच में टेंशन बढ़ी है, तो यहाँ वार्षिक भेज रखे हैं। और इधर से इससे क्या किया, जापान से कह रहा है कि ये आइलैंड का नाम चेंज करवा दिया। अगर इनके बीच में खींचातानी होती है तो अमेरिका तैयार बैठा है। तो अभी चाइना के लिए चारों तरफ से घेरने वाले संकट बन गया है। ऊपर से रसिया है, तो रसिया ना चाइना का साथ कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके भारत के साथ टाइज है, तथा अगर देगा तो अमेरिका के साथ अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। तो अभी चाइना चारों तरफ से घिर चुका है। तो अभी चाइना को सोचना चाहिए कि उसको किस तरफ कदम उठाना है, ज्यादा उछलना नहीं है। तो ऐसे मजाक कर देता हूँ, और सही भी बात है, ज्यादा नहीं उछलना है कि आप जितने चारों तरफ पड़ोसी क्या दुश्मन मोल लोगे। अभी न्यूज आई थी कि उसने नेपाल की भी एक टेरिटरी हथिया ली है। तो वो नेपाल जो चाइना के कहने पे भारत के जो पार्ट्स हैं सोवर्निटी को हट करा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका अपने हिस्से बता रहा था। तो नेपाल को भी धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो एक का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। तो आप ये याद रख लेना थोड़ा सा कि इंडिया के दृष्टिकोण से किस तरह अच्छा है, तथा ताइवान की सोवर्निटी को यहाँ पे हर्ट कर रहा है चाइना की बात। और ताइवान ने एक बार फिर इस चीज जो ये आइलैंड्स हैं उन पे अगर अपना खुद का केवल दबदबा बना के कि ये आइलैंड्स हमारे हैं, तो ये भी चाइना को अपोज करते हैं कि हम चाइना के पार्ट नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। तो ये तीन यहाँ से जापान से भी हो गया, ताइवान का भी अपोज हो गया चाइना को, भले ही ये जापान को अपोज कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली रूप ये चाइना को अपोज कर रहे हैं कि हम आपका हिस्सा नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है तथा ये हमारे आइलैंड है।
तो आप इनका तो बैकग्राउंड में जाके देखिए कि ये नॉट ओनली ये जापान को अपोज करें, ये चाइना को अपोज करें कि हम आपका हिस्सा नहीं है, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी जो लॉ वगैरह है ये हम पर मायने नहीं रखते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक नेशन हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आज की न्यूज डिस्कशन के लिए। आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा skvincher.blogspot.com skbhinchar.blogspot.com पे। जय हिंद, जय भारत।